होगा। और दूसरा आप अचीवमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद अभी वो कार्यरत है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा विश्व हिंदू परिषद जो कि राष्ट्र के लिए काम करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये दो अचीवमेंट बढ़े उनके। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट स्लाइड है उनके प्रोफाइल के बारे में। तो उनका जो प्रोफाइल है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो है एमए इन हिंदी लिटरेचर। उन्होंने एमए किया हुआ है इन हिंदी। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन्होंने पीएचडी भी यहाँ पे हिंदी में किया हुआ है। अब बात करते हैं एलएलबी की। तो फ्रेंड्स आप सभी जैसे जानते हैं कि एलएलबी के बारे में, बैचलर ऑफ लॉज, जो कि एक कानून की पढ़ाई होती है, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई होती है, वो भी यहाँ पे उन्होंने किया है, जिसके जरिए हमारा देश, हमारा समाज चलता है एक कानून के जरिए। तो वो कानूनी पढ़ाई भी सर ने यहाँ पे कर रखा है। अब बात करते हैं जर्नलिस्ट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो एक बेहतरीन पत्रकार हैं, पत्रकारिता भी करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स मोटिवेटर की, तो यहाँ पे प्रेरित करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे प्रेरित भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के जीवन में उनका काफी योगदान रहा है, काफी लोगों को प्रेरित किया है और लोग अपने ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। तो फ्रेंड्स आज इसी तरीके से आप लोगों को भी प्रेरणा देने के लिए सर यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े ही ध्यान से उनको सुनिएगा। और बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट वन है, इज अ सीनियर फिलिथ्रोपिस्ट। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे वो समाज के लिए भी काम करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। यहाँ पे एक परोपकारी मनुष्य के रूप में वो समाज के लिए काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ने की दिशा में अपना योगदान फ्रेंड्स यहाँ पे दे रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनको समाज के लिए, देश के लिए, वो इस तरीके का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये था उनका प्रोफाइल फ्रेंड्स यहाँ पे, जो कि आप लोगों के समक्ष मैंने शेयर किया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एक्सपर्ट टॉक सेशन हम आप लोगों के लिए ऑलवेज लेके आते रहेंगे। तो ऑलवेज एक्सपर्ट टॉक सेशंस के अपडेट्स पाने के लिए आप लोग हमेशा फेसबुक पेज, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, फेसबुक पेज को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक के साथ साथ फॉलो एंड कमेंट्स भी यहाँ पे जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रतिक्रिया हमें पता चल पाए फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारा यूट्यूब का चैनल भी है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन जो कि आप लेके अपने जीवन में में लेके आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर यहाँ पे आप सपोर्ट करें, ये सिर्फ आपके लिए ही यहाँ पे है फ्रेंड्स। और आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे देख पा रहे हैं www.apl.info एंड कस्टमर केयर, हमारा नंबर यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था सर के बारे में हमारा स्लाइड, जो कि हमने आपके साथ, और अभी समय कि सर का मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष वेलकम करूं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे वेलकम करने से नहीं होगा, हमें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, हमें आपका रिएक्शन चाहिए। तो आप लोगों के जूम ऐप पे रिएक्शन का एक बटन होगा, वो बटन आप लोग प्रेस करें और सर को यहाँ पे निमंत्रण करें। आप सभी, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रेस द रिएक्शन बटन। आप लोग रिएक्शन बटन इस्तेमाल कीजिए, थंबनेल्स का इस्तेमाल कीजिए, रिएक्शन बटन का इस्तेमाल कीजिए, और सर को यहाँ पे हम लोग वेलकम करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर का वेलकम करना चाहूंगा। सर वेलकम टू द एक्सपर्ट टॉक सेशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ पे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद वर्मा आप सभी के लिए आज हिंदी पत्र लेखन के विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास कागज और पेन नहीं है, वो लोग कागज और पेन अपने साथ जरूर रख लें, क्योंकि आज जो चीजें हम शेयर करने जा रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें नोट करना जरूरी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों सीखे हम पत्र लेखन। देखिए, आज किसी भी जगह यदि हम कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमारे पास उसके केवल दो ही आधार हैं, या तो मौखिक या लिखित। अगर हम मौखिक रूप से कोई बात कहते हैं तो जितना हम कहते हैं जरूरी नहीं है उस आदमी तक उतना पहुंच पाए, यानी सेम डिलीवर हो पाए, ये कोई जरूरी नहीं। दूसरी बात, कुछ चीजें पत्र लेखन के माध्यम से ऐसी होती हैं, समय के बाद, थोड़े समय के बाद, ज्यादा समय के बाद वो सब चीजें भूल जाते हैं। लेकिन एक पत्र लेखन ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमारा जो हमारा कथन है या जो हमारी भावनाएं हैं वो उन लोगों के पास उतने हद तक सुरक्षित रहती है जितने हद तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर, आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एपीएलएल ग्रुप का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मैं वास्तव में
कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं कभी जुड़ूंगा। वैसे तो अपने मोटिवेशन के ग्रुपिंग में मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट करने के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन आज एपीएल के माध्यम से मैं पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे संसार के साथ जुड़ा हूं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं धन्यवाद करता हूं एपीएलएल टीम का। चलिए आइए हम अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जहां तक हिंदी पत्र लेखन का सवाल है, हमारे जीवन का कोई भी पहलू, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां हमें पत्र की आवश्यकता ना पड़ती हो। हमारे दिन की शुरुआत ही समाचार पत्र से होती है। पत्र मतलब जिसमें हमारी कुछ भावनाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया हो। किसी भी पत्र का मतलब ये होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो लिखित रूप में किसी के सामने अभिव्यक्त की जाती हैं, तो वो पत्र कहलाता है। अब जहां तक पत्र का सवाल है, हम बात करते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हम लोगों को किस प्रकार से पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। हमें किसी भी तरह का कुछ भी अपना कोई भी भाव दूसरे लोगों तक पहुंचाना हो, उस समय हम लोगों को दो ही विधियां होती हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक विधि से कहा हुआ कथन कुछ समय पश्चात समाप्त हो सकता है, भूल सकता है, या शब्द वही रह सकते हैं मगर उसके अंदर अंतर आ सकता है। जैसे एक चीज होती है कि कोई आदमी कहीं जा रहा था, उसको तो सिपाहियों को आदेश दिया गया रोको, मत जाने दो, लेकिन उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन में जैसी अंतर आया तो वो बन गया रोको मत जाने दो। शब्द वही रहे मगर उनमें बदलाव क्या आया, उनका अर्थ बदल गया। इसलिए लिखित रूप में पत्र लेखन की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अब यदि हम रोज की चर्चा करें तो मैंने देखा है कि बहुत शिक्षित लोग भी पत्र लेखन में अटक जाते हैं। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि किस जगह पर किस प्रकार का पत्र प्रेषित करना है, कैसा हम लेटर लिखें, कैसा पत्र लिखें कि हमारी भावनाएं दूसरों तक पहुंच पाए। तो अपने इस सेशन में एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा प्योर हिंदी का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों के साथ आंचलिक लोग भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आंचलिक शब्दों का भी समावेश करूंगा ताकि मेरी भावनाएं सभी लोगों तक जाएं। यदि मैंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया तो मैं सभी लोगों की भावनाओं को अभिभूत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं इसके अंदर आंचलिक भाषाओं के शब्दों को भी इस्तेमाल करूंगा। जहां तक हम पत्र लेखन का सवाल करते हैं, हमें जीवन के हर स्तर पर, चाहे वो हमारी रिश्तेदारियां हों, चाहे हम अधिकारी वर्ग में हों, चाहे हम व्यापारी वर्ग में हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम विद्यार्थी हों, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, सभी अवस्थाओं में पत्र लेखन की हम लोगों को बेहद आवश्यकता होती है। जहां तक लिखने का सवाल है, लिखने से पहले हम लोगों को दो चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि हम लोगों को लिखने के लिए हमारी जो शैली है, शैली बोलते हैं कि जिस शब्द में हम जिस तरह के शब्दों को लिखते हैं, जैसे हमारी हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हमारे इंग्लिश के जो शब्द लिखे जाते हैं उनकी वो रोमन लिपि होती है। तो जो हमारी लिपियां हैं वो लिपियां साफ, स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। यानी हम लोगों को लिखने का इतना अभ्यास होना चाहिए कि यदि हमने ए लिखा है तो दूसरे व्यक्ति तक वो ए ही जाए। यदि हमने लिखा है रवा तो वो रवा पढ़ा जाए, खा ना पढ़ा जाए। यानी हमारी शैली जो है हमारी बातों के अनुरूप हमारे भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होनी जरूरी है। वरना कितना भी अच्छा पत्र क्यों ना लिखा गया हो, यदि हमारी शैली उसको सपोर्ट नहीं करती है तो हम लोग अपनी भावनाओं से दूसरों को अभिभूत नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा होता है कि हम जिस चीज पे लिख रहे हैं, मान लीजिए हमारा पेपर ही स्याही फैला रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह तक स्याही फैल करके हमारे शब्दों का आकार और प्रारूप खराब हो जाता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कोई भी चीज लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है। दूसरी बात, पत्र लेखन की आवश्यकता होती है हमें अपनी अभिव्यक्ति के लिए। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति है कि हमारे जो मन के उद्गार हैं, जब हम उनको व्यक्त करते हैं तो एक हमारे जो कुछ ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों के माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब वो ध्वनियां लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती हैं तो वो पत्र लेखन या लिपि में बदल जाती हैं। अब आता है रोजमर्रा के कार्यों में पत्र लेखन क्यों आवश्यक है।
रोजमर्रा के कार्यों में पत्र लेखन इसलिए आवश्यक है कि किसी भी समस्या को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, किसी भी अभिव्यक्ति को दूरस्थ व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जो हमारी भावनाएं हैं, वो दूरस्थ व्यक्तियों तक जब पहुंचती हैं, तो उनमें अंतर ना आए। उनकी जो एक संगम है, वो एक ही पृष्ठभूमि पर हो। इसलिए हमें आवश्यकता होती है कि हमें पत्र लेखन की सही और सटीक जानकारी हो। अब मैं बात करता हूं पत्र लेखन के प्रकार की। मुख्य रूप से पत्र जो हम लिखते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है दिखावे के, जिसके अंदर हम लोगों को शिष्टाचार का ध्यान रखना होता है। कोई भी भावना हम केवल एक सीमा तक व्यक्त कर सकते हैं। अनौपचारिक होता है कि जहां कोई दिखावा ना हो। जब कोई दिखावा नहीं है तो हम उसके अंदर अपने मन की बात को किसी भी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति बिल्कुल समग्र रूप से हो, स्पष्ट रूप से हो और दूसरों को अभिभूत कर सके। यदि हमारी भावनाएं दूसरों तक नहीं पहुंची तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर मान लीजिए कोई पत्र लिखना है, जैसे पत्र कहाँ लिखना पड़ता है? घर पे लाइट नहीं है, बिजली विभाग को। टेलीफोन खराब हो गया है, टेलीफोन विभाग को। राशन वाला ठीक से राशन नहीं दे रहा है, उनके विभाग को। कोई और हमें किसी चीज की आवश्यकता है, पुस्तक मंगानी है, अपने संबंधियों को किसी चीज के लिए हमें शुभकामनाएं भेजनी है। अब ये सब चीजें ऑनलाइन होने की वजह से मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सब हो गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने जब टेलीग्राम का काम घटता चला गया तो उस स्टाफ को सरकार ने धीरे-धीरे दूसरी जगहों पे कन्वर्ट कर दिया और टेलीग्राम आज सरकार ने इसलिए बंद कर दिया कि लोगों ने हमारे जो पहले पोस्ट में लोगों को चिट्ठियां वितरित करने के लिए छोड़ दी, अंतर्देशीय पत्र लिखने छोड़ दिए, पोस्ट कार्ड लिखने छोड़ दिए। तो क्या हुआ? धीरे-धीरे ये सब चीजें किसने ले ली? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने ले ली। हमारे पास सभी के पास अब ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे मोबाइल हैं कि जब तक हमारा पत्र को लेकर के हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस तक, तब तक तो हमारी भावनाएं दूसरों तक पहुंच भी जाती हैं। लेकिन आज भी जितने भी सरकारी काम हैं, जितनी भी चीजें हैं, जिन चीजों में हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमने ऐसा कहा है, वो एक एविडेंस बनाने के लिए, वो हर चीज करने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर कराने के लिए, नौकरी के लिए, हम लोगों को इंतजार किस चीज का रहता है? हमारा लेटर आएगा। आज भी ये सब चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है। बस सिर्फ क्या है, हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इन चीजों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज भी इन चीजों का महत्व उतना ही है। विशेष रूप से इसका महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब हम पढ़े लिखे होने के बावजूद दूसरे लोगों को ढूंढते हैं, कोई हमारा लेटर लिख दे, कोई हमारा पत्र लिख दे, हमें थाने में एक कंप्लेंट देनी है, कोई हमारा ये एक पत्र लिख दे कि हम लोग सही तरीके से अपनी भावना व्यक्त कर पाए। उस समय इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने अक्सर देखा है लोगों के साथ बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, मगर वो लोग अपनी भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी कंप्लेंट लिखकर नहीं दे पाते। पुलिस वालों को बोलते हैं साहब आप ही लिखवा दीजिए। कई बार तो मैंने ये भी देखा है मास्टर डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स को भी पत्र लेखन का अनुभव नहीं होता। इसलिए मैंने समझा कि आप लोगों से आज चर्चा की जाए कि पत्र लेखन क्यों जरूरी है और हमें इसमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया हमारे पास दो प्रकार के पत्र होते हैं। एक वो जिसमें हमें दिखावा करना होता है, जिसमें हमें शिष्टाचार का ध्यान रखना होता है, जिनकी भूमिका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होती है। दूसरे मैंने बताया आपको अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होते हैं जिनमें हम अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को शुभकामना वगैरह देते हैं। ये वो होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, पत्र की विशेषताओं के संबंध में यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले पत्र लिखते समय हमें क्या करना चाहिए? कोई भी पत्र लिखते समय हम लोगों को सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात, जो हमारे मन के भाव है, वही दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित हो, वही उस तक पहुंच पाए। हमें सबसे पहला ध्यान इस चीज का रखना होता है। यदि हमारी बात उस आदमी तक नहीं पहुंची तो चाहे हम पत्र को कितना भी सुंदर लिखे, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमारे पत्र के अंदर हमारा भाव पहुंच पाए। उसके लिए हमारे को क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या?
सबसे पहले तो कि हम जो चीज लिखने जा रहे हैं उसको इतना विस्तार से ना लिखे कि पढ़ने वाले को नीरस हो जाए। संक्षिप्तता का हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे क्रमबद्धता। जो चीज हम कह रहे हैं वो चीज इतने क्रमबद्ध तरीके से कहनी है कि उसका लय और ताल एक रहनी चाहिए, क्रम टूटना नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या बोला, अब क्या बोलना है, इसके बाद क्या बताना है। तो वो उसके प्रमोद जी अंदर आपका म्यूट क्रम हो गया। तभी दूसरे भावनाओं से अभिभूत हो पाएगा, वरना चाहे हम कितना भी कुछ कहें उनको हमारी किसी भी बात का मालूम ही नहीं लगेगा। प्रमोद जी म्यूट हो गया आपका। अपनी जो शैली है वो भावपूर्ण होनी चाहिए। आप सुन पा रहे हैं? सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी सर आप कंटिन्यू करिए सर। सुन आ रही है पा आपकी रहे हैं, आवाज? सुन पा रहे हैं। जी 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 जी। कई बार नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम बात होती है, आप जी सभी सर, लोग जी समझ सर, कोई सकते बात हैं कि नहीं सर, नेटवर्क। कोई बात। जी जी जी। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पत्र के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था भाषा की संक्षिप्तता। मैं समझ चाहूंगा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो लोग नहीं सुन पाए हैं, मैं उन लोगों से दोबारा शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पत्र में जो विशेषताएं होनी चाहिए, सबसे पहले संक्षिप्तता होनी चाहिए। हमें जो बात कहनी है वो बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं कहनी है। सागर में गागर, गागर में सागर भरना है, सागर में गागर नहीं भरना है। ठीक है ना? यानी एक गागर में पूरा सागर समा जाए, इस तरीके से अपनी पूरी बड़ी बात को बहुत छोटे में कहना है। दूसरी बात, हमारी बातें आपस में एक दूसरे के प्रति क्रमबद्ध हो, यानी जो घटना पहले घटित है उसका पहले वर्णन हो, उसके बाद उससे अगली का, और उसके बाद उससे आगे चीज का वर्णन हो। अगर क्रमबद्ध होगी तो किसी को भी समझने में आसान होगा। इसके बाद आता है भाषा की स्पष्टता और सरलता। यानी हमें जितना कहना है वो इतना स्पष्ट और सरल शब्दों में होना चाहिए। हमें क्लिष्ट वर्डों का यानी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यदि हमने कोई चीज उसमें शामिल की है और हम लिखे कि पताका 1 के अनुरूप, पताका 2 के अनुरूप, अब जो लोग समझते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी तो होंगे जिन्हें पताका का पता ही नहीं, पताका होती क्या चीज है। तो इसलिए हमारे जो पत्र लेखन है उसके अंदर ऐसे शब्दों का समावेश नहीं होना चाहिए कि जिसे दूसरा व्यक्ति ना समझ सके। यानी हमारे शब्द स्पष्ट और सरल होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। चौथे नंबर पे हमारी जो शैली है वो हमारे भाव के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जो हम कहना चाहते हैं, हमारी जो सेंटेंस है, हमारे जो वाक्य हैं, वो हमारी बातों को पूरी तरह से उजागर करने के लिए उनके अंदर शब्दों का समावेश हुआ हो, भावपूर्ण शब्द उसके अंदर आए हो। किसी भी शब्द को हम इस तरीके से प्रयोग करें कि वो हमारे पूरे भाव को प्रस्तुत करते हो। इस इसके बाद में जो हमारा पत्र हो, पांचवा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, कि हमारा जो भी पत्र है उसके अंदर अपना उद्देश्य पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो बातें हमें अपने पत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है, हमारा पत्र अपने आप में इतना कुछ लिए हुए हो कि वो हमारी बातों से पूरी तरह से अभिभूत हो सके। इन 5 चीजों के बल पे हम अपने पत्र को पूरी तरीके से इंप्रेसिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पत्र लिखते समय विशेष रूप से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पत्र से दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो। ठीक है? अब आता क्या है कि देखिए, कोई भी पत्र लिखते समय, अब मैं आपको एक पत्र का प्रारूप दिखाता हूं। देखिए, जो लोग देख पा रहे हैं वो देख पा रहे होंगे कि ये एक पत्र है, विभागीय पत्र है। ठीक है ना? इस विभागीय पत्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले उन्होंने टॉपिक का हेडलाइन डाला, उसके बाद में उन्होंने एक पता यहाँ डाला है, एक पता यहाँ डाला है, कुछ उन्होंने अनुच्छेद पैराग्राफ बनाए हैं और नीचे फिर भेजने वाले ने अपना नाम लिखा है। ठीक है? अब मैं बात करता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आपसे मैं विशेष चर्चा करता हूं कि हमारा पत्र योजन कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से हमें उसे कैसे सजाना चाहिए। अगर हम कोई भी काम बना, कोई भी चीज बनाते हैं,
उसे सजावट का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने देखा होगा, जो अधिकारियों के टच में आते जाते होंगे, हम जब भी कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें हमारे उल्टे हाथ पे यानी हमारे बाएं हाथ पे एक हाशिया होता है। कॉपी में भी और हम पत्र लिखते हैं उसमें भी हम पट्टी छोड़ देते हैं, एक सफेद करीब 1.5 से 2 इंच की पट्टी छोड़ करके तब लिखना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वो जो हम हाशिया छोड़ते हैं, उस हाशिए पे अधिकारी लोग अपनी टिप्पणी लिखते हैं। वो अधिकारी वर्ग के लिए होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी शैली में लेखन कार्य करने के लिए उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। हम जिस तरह सड़क पे चलते हैं, हम लोगों को ध्यान दिया जाता है कि भाई हमें कहां चलना है? बाईं ओर। बाईं ओर क्यों चलना है? क्योंकि सारा जितना भी हमारा ट्रैफिक सिस्टम है, यातायात का जितना भी हमारा कार्य है, वो हमारे बाएं हाथ की तरफ चलने से ही पूर्ण होता है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बाएं हाथ से चलने का ही सारा डिजाइनिंग उसी तरीके से किया गया है। अब अगर मैं बात करता हूं विदेशों की, तो उसके अंदर ऐसा भी है कि वो लोग सीधे हाथ की तरफ भी चलते हैं। इसी तरीके से शैली के अंदर भी है। अगर मैं उर्दू भाषा की बात करता हूं, उर्दू भाषा में हमारा जो हाशिया छुटता है वो सीधे हाथ की तरफ छुटता है। वो लिखी जाती है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। और हिंदी और अन्य भाषाएं जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जब हम पत्र लिखेंगे तो पत्र लिखते समय भी हम लोगों को अपनी बातें उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखनी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई सबसे इंपॉर्टेंट, अधिकारी वर्ग के लिए जो लिखने का स्थान होता है वो उल्टे हाथ पे होता है, जहां पे हम हाशिया छोड़ते हैं। इसलिए हाशिया की जगह कभी भी कम ना छोड़े। किसी भी प्रार्थना पत्र में अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो इसलिए उस पर इतना हाशिया छोड़ दें कि उस पर कोई टिप्पणी लिखी जा सके। ठीक है? अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम पत्र लेखन जब शुरू करते हैं तो पत्र लेखन शुरू करते समय सबसे पहले हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें पत्र लिखना किसको है, किस समस्या से संबंधित लिखना है। हमें पहले अपनी समस्या का पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, हम उसे कैसे प्रारंभ करें। जो भी पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कहलाता है पत्र लेखक। पत्र लेखक का नाम और उसका पूरा पता हम लोगों को बाईं ओर लिखा जाता है। आजकल कुछ लोगों में क्या हुआ है कि मिस्टेक होती है कि हमने प्रेषक कौन है, तो प्रेषक को वो लोग दाईं ओर ले गए हैं। जैसे हमारे लेटर हेड होते हैं, उन लेटर हेड में दाईं ओर प्रेषक का नाम अंकित होता है, लेकिन यदि नियमावली देखी जाए तो नियमावली में बाईं ओर ही प्रेषक का नाम होता है। पहले आपका प्रेषक का नाम, पता, यानी प्रेषक यानी जिसने पत्र लिखना है वो लिखेगा कि मैं फला फला, गली नंबर फला फला, एड्रेस फला फला, शहर फला फला। वो अपना नाम पूरा उसके अंदर अंकित करता है, अपना एड्रेस अंकित करता है। उसके बाद लाइन डालता है या स्पेस बार डालता है। उसके बाद फिर किसको लिखना है, जिसको लिखना है उस व्यक्ति का नाम, पूरा पद, उसका पता, ये सब लिखा जाता है। ये उससे नीचे लिखा जाता है। इसके बाद आता है हमें उन आवश्यक वस्तुओं का उसके अंदर समावेश करना होता है जिन बातों से हमारी बात दूसरे तक पहुंचे। इन बातों में इतना विस्तार नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को वो बातें बार बार रिपीट हो रही हो या नीरसता छा जाए या अनावश्यक पत्र का विस्तार हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, भावपूर्ण तरीके से संक्षिप्तता में अपनी बात को लिखना है। इससे अगली बात का हमें क्या रखना है कि हमारा जो भी विषय है वो इतना साफ स्पष्ट होना चाहिए कि दूसरे आदमी को समझने में, उस तक पहुंचने में किसी तरह की क्लिष्टता, किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इससे अगली बात यह है कि हम लोगों को विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रभावी अपनी बातों को कहने का एक हमें हुनर आना चाहिए। इसके बाद जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो सबसे अंत में जो हमारा पैराग्राफ बनता है, जो हमारा अनुच्छेद बनता है,
उसके अंदर हमें आखिर क्या चीज चाहिए वो पूरा उसके अंदर समावेश करना पड़ता है। तो वो सब चीजें इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारी उन सब चीजों से पूरी तरीके से अभिभूत हो सके। इन सब चीजों के ध्यान रखने के साथ साथ अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम अपना पत्र लेखन शुरू करते हैं। पत्र लेखन में सबसे पहले क्या है कि हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। ठीक है, अनौपचारिक पत्र मैंने आपको बताए थे, अन माने बिना, औपचारिक माने दिखावा, यानी बिना दिखावे के जो पत्र लिखे जाते हैं, यानी जिनके अंदर हम अपनी भावनाओं के अनुरूप कोई भी बात कह सकते हैं, यानी जिसके अंदर हमें किसी को दिखावा नहीं करना है, स्पष्ट रूप से अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करनी है, वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। जिसमें से हम किसी किसी लिख सकते हैं, अपने सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, कोई हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिचित हैं, जो हमारे बिल्कुल संबंधी हैं, बिल्कुल जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को हम लोग क्या ये पत्र लिखते हैं, ये व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। इनके अंदर हमारी जो भावनाएं होती हैं वो अभिव्यक्त होती है। ठीक है, इनमें हम किस तरह की अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती है, सुख दुख की होती है, हर्ष उल्लास की होती है, कोई बधाई पत्र होते हैं, कुछ शुभकामनाएं होती हैं, इस प्रकार की चीजें इनमें अक्सर देखी जाती हैं। तो ये कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, मैं बात करता हूं तो अनौपचारिक पत्रों में विशेष रूप से क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया बाईं ओर प्रेषक का पता, अनौपचारिक पत्र भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। बाईं ओर पहले प्रेषक का पता आएगा, उसके बाद बाईं ओर तिथि डाली जाएगी, उसके बाद संबोधन आएगा। संबोधन में क्या आएगा, जैसे मानिए हमने किसी अपने से बुजुर्ग को लिखना है तो हम उसमें लिखेंगे परम पूजनीय, आदरणीय। छोटे को लिखना है प्रिय, स्नेहिल, इस प्रकार के शब्दों का हम लोग समावेश करते हैं, तो ये संबोधन कहलाता है। फिर हमारा होता है अभिनंदन। फिर हम अभिनंदन में क्या लिखेंगे, अभिनंदन में लिखेंगे उनका अभिवादन करेंगे, नमस्कार करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, जिस प्रकार के जिस अनुरूप होगा उन्हें स्नेह से आशीर्वाद देंगे। जो भी चीज उसके अंदर जैसा भाव होगा, जैसा पत्र होगा, उसके अनुरूप हमें अभिवादन करना है। उसके बाद आएगा मूल विषय वस्तु। मूल विषय वस्तु क्या होगी कि हमें जो बात उन तक पहुंचानी है, मान लीजिए कोई शुभकामना संदेश है, तो शुभकामना संदेश लिखने के लिए हमें उसकी मूल विषय वस्तु लिखनी होगी कि भाई आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से साफ और स्पष्ट रूप से हमें उन तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उन्हें ये बधाई देनी है, तो इससे पूर्व कुछ चीजों को हमें क्रमबद्ध तरीके से उन्हें लिखना होगा। और दूसरी बात, ये सब चीजें छोटे छोटे परिच्छेद में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, छोटे छोटे अनुच्छेद में शामिल की जानी है, जिससे क्या है, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होगी। मुझे आप बड़ा हर्ष के साथ जो है पता लगा है कि आपके यहाँ जो है 4 तारीख की रात में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, और बड़े समय के बाद आपके घर पे भगवान ने इस प्रकार की खुशी से जो है अभिभूत किया है। और हम सभी लोगों को जब इस संबंध में पता लगा तो हम लोगों की हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद फिर आप अगले पहरे में पुत्र के होने की एक सूचना अलग हो गई। मैं आपको इस अवसर पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और नए बच्चे को बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमारी विषय वस्तु पूरी हो जाती है तो फिर हम करते हैं स्वनिर्देश। स्वनिर्देश का मतलब होता है कि जिस प्रकार का भी पत्र है, आपका शुभाकांक्षी, आपका अपना, भवदीय, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं स्वनिर्देश। फिर हम स्वनिर्देश लिखते हैं, उसके बाद अपना हस्ताक्षर करते हैं, अपना नाम, फोन नंबर वगैरह सब चीजें। लेकिन अब हम इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या है,
देखिए, हर जितने भी अनुच्छेद आप इसके बनाते हैं, जितने भी आप इसके पैराग्राफ बनाते हैं, उनके अंदर कम से कम 2 डिजिट्स, यानी जो हमारे पूरे शब्द के अंदर जो वर्ण शामिल होते हैं, हमारे यहाँ अब आपको मैं एक बार ये बता दूं, शब्द में और वर्ण में क्या अंतर है। क ख ग घ ये तो हमारे हैं वर्ण, और जाना, खाना, पीना, सोना, मारना, कूदना, बैठना, ये हैं हमारे शब्द। जैसे बैठना, इसके अंदर ये वर्ण मिलकर के एक शब्द बना, और वर्ण केवल एक ध्वनि है, जिस ध्वनि को हमने शब्दों के माध्यम से अंकित किया, एक शैली के रूप में उसे अंकित किया। जैसे शैली अलग अलग तरह की होती है, जे जबर जीम, उर्दू की शैली अलग है। इन सभी शब्दों की, सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग शैलियां हैं, और उसी में वो लिखे जाते हैं। अपनी शैली के अनुरूप आपको कम से कम 2 वर्णों का गैप, यानी 2 वर्णों का, शुरू से बाईं तरफ से 2 वर्णों का स्पेस छोड़ करके तब आपको पैराग्राफ कम से कम बनाना है, वरना तो कोशिश ये करें कि 4 से 5 वर्णों का गैप रहे, तब आपका पैराग्राफ शुरू होता है। एक पैराग्राफ में एक ही भावना रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक घटना या उससे संबंधित पूरा विवरण एक पैराग्राफ में खत्म हो जाए। जितना भी हो सके पैराग्राफ को इतना बड़ा ना करें कि पढ़ने वाले को उसमें अब जहां तक सवाल आता है, हमने पहले शुरू में अपना पता लिखा, फिर जिन्हें लिखना है उनका पता लिखा, फिर उसके बाद में संबोधन लिखा, संबोधन के बाद फिर हमने पूरी उसके अंदर उनका अभिवादन किया, अभिवादन के बाद में फिर अपने पूरी विषय वस्तु मतलब जो हमारी बात हमें कहनी है, जिस चीज के लिए हमने पत्र लिखा वो पूरी विषय वस्तु कहलाती है। हमने वो विषय वस्तु लिखी, और विषय वस्तु के बाद में फिर हमने अब क्या करना है, अब हमारा पूरा हो गया। अब हमें अपने सीधे हाथ की तरफ सबसे लास्ट में क्या लिखना है, स्वनिर्देश, यानी आपका अपना भवदीय, शुभाकांक्षी, आपका प्रिय, ये सब चीजें लिखनी है। और सीधे हाथ की तरफ जो हमने अभी अपना स्वनिर्देश लिखा है, उसके नीचे ही हमें अपना हस्ताक्षर अंकित करना है। अपना वहां पे हम फोन नंबर वगैरह भी डाल देते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो हम तिथि ऊपर नहीं डाल पाते, उसको हम पत्र समाप्ति के टाइम पे जहां पे हम स्वनिर्देश लिखते हैं, निर्देश के बिल्कुल सामने इधर स्वनिर्देश लिखते हैं, और दाएं हाथ पे हम नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्षमा चाहता हूं। जहां पे हम लोगों ने स्वनिर्देश लिखा है, स्वनिर्देश हमने इधर लिखा है अपने सीधे हाथ पे, और उल्टे हाथ पे बिल्कुल उसी के सामने हम लोग तिथि दिनांक अंकित कर देते हैं। इसके बाद में कुछ चीजें हमें इसके साथ जोड़ के भेजनी होती हैं। संलग्नक, जहां हमने तारीख डाली नीचे, यानी जहां हमने अपना स्वनिर्देश लिखा, उसके ठीक सामने की तरफ सीधे इस पे उल्टे हाथ पे नीचे, बिल्कुल उससे नीचे जहां हमारा हस्ताक्षर हुआ, हस्ताक्षर के बिल्कुल अगली लाइन में उल्टे हाथ पे हम लोगों को वहां पे संलग्नक लिखना होता है। जो भी चीज, एक चीज, 2 चीज जोड़नी हो, हमने आपको इसमें 1100 रुपए का चेक जो भेज रहे हैं, तो हमने संलग्नक में लिखेंगे, संलग्नक 1100 रुपए का चेक, चेक संख्या इतना इतना इसके साथ संलग्न है, और वो पिन अप करके हम लोग पत्र में प्रेषित करके भेज देते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर फिर आता है लिफाफे के ऊपर जो पता लिखा जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, हमने लिख भी अच्छे से दिया, सारी हमने उसके अंदर व्याकरण का भी ध्यान रखा, हमने पत्र लेखन की सारी शैली को भी बहुत अच्छे से लिख दिया, पत्र लेखन की जो विषय वस्तु थी वो भी बहुत अच्छे से लिख दी, सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन यदि हमारा लिफाफे पे पता भी ठीक नहीं आप स्पष्ट और सुंदर तरीके से लिखा गया हो, कैसे, हमें
लिफाफे पर पता लिखते समय सबसे पहले नाम, जिसको भेजना है उस आदमी का नाम, जिसे प्राप्त करना है सबसे पहले उस आदमी का नाम आएगा, उसका मकान नंबर दूसरी लाइन में आएगा, मकान नंबर, गली नंबर और मोहल्ला, ये एक लाइन में यथासंभव जहां तक भी होता है। उसके बाद तीसरी लाइन में क्या आएगा, गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, डाकखाना कौन सा है, इसका नाम आएगा। और अंत में चौथी लाइन में क्या आएगा, जिला, राज्य, जहां भी वो जाना है, जिस जिले में जाना है उसका नाम अंकित होगा। कई बार हम लोग इसी लाइन में ही पिन कोड लिख देते हैं, वरना पिन कोड हम अलग से नीचे की लाइन में अलग से जोड़ देते हैं। इस तरह करके हमारी ये बनते हैं अनौपचारिक पत्र। अब मैं बात करता हूं हमारे जो औपचारिक पत्र होते हैं। जहां तक औपचारिक पत्रों का सवाल है, ये अनौपचारिक पत्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा सभी लोगों को अधिकांशतः अनौपचारिक पत्रों की जरूरत सबसे ज्यादा नहीं पड़ती, औपचारिक पत्रों की सबसे ज्यादा पड़ती है। बिजली विभाग को, पुलिस विभाग को, अन्य विभागों को शिकायती पत्र हम लोगों को लिखने होते हैं। तो हम लोगों को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हम लोगों को औपचारिक पत्र यानी दिखावे के, यानी जिनके अंदर शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना होता है, लिखना पड़ता है। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जब कभी किसी के यहाँ कोई घटना घटित हो जाए, चोरी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, मोबाइल गिर जाए, तो उसको वो प्रार्थना पत्र लिखने में बड़ी समस्या होती है। कैसे लिखे, क्या लिखे, कैसे लिखा जाएगा? भाई अब आपकी जो समस्या है, आपकी समस्या तो लिखी जाएगी, अब उसको कैसे लिखना है? जो औपचारिक पत्र है वो अधिकांश रूप से कहाँ लिखे जाते हैं? पदाधिकारियों को लिखे जाते हैं। जो विद्यार्थी हैं वो प्रधानाचार्य को लिखते हैं। जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार से संबंधित लोगों को लिखते हैं। कई बार ग्राहकों को भी लिखते हैं। तो इसमें क्या है, शालीनता का ध्यान रखना होता है, शिष्टता का ध्यान रखना होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी शैली हमारे शब्दों के अनुरूप होनी जरूरी होती है। अब सवाल ये आता है कि जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उनका हमारा एक प्रारूप कैसे बनाएं, कैसे लिखें? बिल्कुल जैसे हमने अनौपचारिक पत्र लिखे थे उसी तरह से लिखे जाते हैं, बस इसके अंदर हमारा शिष्टाचार बढ़ जाता है, लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। अब क्या क्या चीज बदलाव इसमें होते हैं, इन चीजों को आप विशेष रूप से समझ लें, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आने की चीज है। रोज आपको इसी सब चीजों का समावेश करना पड़ेगा, चाहे वो आपको आपके नौकरी से संबंधित कोई पत्र लिखना हो, चाहे किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में पत्र लिखना हो, विशेष रूप से औपचारिक पत्र, दिखावे के पत्र, ये आपको लिखने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, औपचारिक पत्र हैं। इन औपचारिक पत्रों में जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले वही प्रेषक का, आपका प्रेषक का नाम आएगा कि कौन भेज रहा है, उसका पूरा पता, वही उल्टे हाथ पे, उसके नीचे तारीख, उसके नीचे फिर आएगा पत्र के अनुरूप, जैसा भी पत्र लिखना है उसी के अनुरूप हम लोगों को संबोधक लिखना होगा। सेवा में, सेवा में का मतलब हो गया टू, टू माने को माने के लिए, यानी हम किसको लिख रहे हैं, ये हमारे उल्टे हाथ से शुरू होगा। नए पैराग्राफ को बनाते हुए हम लाइन को इसी तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे क्या, संबोधक, संबोधक के बाद फिर हम नया पैरा बनाएंगे। नया पैरा बनाने के लिए वही 4 शब्द छोड़ करके फिर हम इधर से लिखना शुरू करेंगे, 4 वर्ण छोड़ करके लिखना शुरू करेंगे। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जिस व्यक्ति को पत्र प्राप्त करना है उस व्यक्ति का नाम, पद, पता, ये सब अलग अलग लाइन में और एक बिल्कुल एक सीध में लिखेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेवा, पहले अपना पता लिखेंगे बाईं ओर, फिर तारीख डालेंगे, फिर हम लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, ये तो उनका नाम हो गया। फिर हम उनका पद लिखेंगे मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, फिर क्या लिखेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ, ये उनका पूरा पता हो गया। इसके बाद जब इतना सब कुछ हो जाएगा, फिर हमने जो अनौपचारिक पत्र लिखे थे उसमें हमने विषय नहीं लिखा था, लेकिन इसके अंदर हमें विषय लिखना होता है, ठीक है। जहां हमने सेवा में लिखा था बिल्कुल उसके नीचे हमें विषय लिखना होता है।
और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इस पत्र को यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये देखिए इसमें विषय लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, जिन्होंने भेजा है ये विषय आ गया। हमारे को उसके अंदर विषय शामिल करना होता है। ये अनौपचारिक पत्रों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें उसके अंदर इसलिए लिखा है। विषय एक पूरे पत्र का एक, ये मानिए सही मायने में पत्र की आत्मा ही विषय के अंदर होती है। वो देखने में बहुत छोटी होती है लेकिन चलता पत्र उसी के आधार पे है। मान लीजिए हमने लिखना है मोबाइल खो गया है, तो उसके संबंध में हमें पूरा पत्र लिखना है, तो हमें एक ही लाइन में विषय लिखना है। पहले लिखेंगे हम विषय डैश, फिर हम अपना लिखना शुरू करेंगे क्या, मोबाइल गुम हो जाने के संबंध में। अब सबको ये पता है विषय पढ़ते ही कि इनका मोबाइल खो गया है और ये प्रार्थना पत्र इसलिए इन्होंने दिया है, या फिर चोरी हो जाने के संदर्भ में, या फिर जो भी हमारा जो भी विवरण है उसका संदर्भ लेते हुए हमें इसमें एक छोटा सा विषय लिखना होता है, ताकि प्राप्तकर्ता को हमारी भावनाएं एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से अभिभूत हो सके। उसके बाद में फिर हम लिखते हैं औपचारिक संबोधन। जैसे फिर हम जब उनका पता पूरा लिख देंगे फिर हम लिखेंगे महोदय, मान्यवर, ठीक है। इसके बाद फिर हम पूरी विषय वस्तु लिखेंगे। पूरी विषय वस्तु लिखेंगे, उसमें क्या होता है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, निवेदन है कि मेरा ये खो गया है, मेरा मोबाइल खो गया है और मेरा मोबाइल जो है मुझे दिलाने की कृपा करें। नहीं, सबसे पहले हमें अपना परिचय उसके अंदर देना होता है। एक अनुच्छेद हमें बनाना होता है, वो 2 लाइन में बने, 3 लाइन में बने, कि मैं उसके अंदर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पता ये शामिल करना पड़ता है। मैं ABCD या कै खे गे गे, पुत्र ऐबे सैदे, निवासी मोहल्ला डॉट 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 डॉट, गली नंबर डॉट डॉट, मकान नंबर डॉट डॉट, मोहल्ला डॉट डॉट, शहर डॉट डॉट, का निवासी हूं। ये पूरा एक पैराग्राफ बनेगा, एक अनुच्छेद बनेगा। जैसे ही हमारा ये अनुच्छेद पूरा हो जाता है फिर हमें अगले अनुच्छेद से लिखना होता है। ये हमारा क्या रहता है, पूरी विषय वस्तु, यानी हमें उसके अंदर पूरी चीज का समावेश करना होता है। जैसे अभी मैं मोबाइल के संदर्भ में बात कर रहा था तो मैं वही लिखूंगा, अवगत कराना है कि, या सविनय निवेदन है कि, या सविनय निवेदन हम ऊपर लिख चुके हैं तो हमें उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। फिर यहाँ पे लिखना अवगत कराना है कि, यहाँ पे लिखेंगे अवगत कराना है कि मुझ प्रार्थी का एक मोबाइल जिसका विवरण निम्न प्रकार है, मार्ग में डॉट 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 बाजार से आते हुए कहीं गिर गया है। काफी पता करने के उपरांत भी मोबाइल उपरोक्त का कुछ भी पता नहीं चल सका है। अब फिर उसके बाद लिखेंगे मोबाइल का विवरण। ये बिल्कुल नया पैराग्राफ बनेगा, कुछ भी पता नहीं चल सका है के बाद हम एक डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे मोबाइल का विवरण। मोबाइल का विवरण लिख करके उसे अंडरलाइन करेंगे। उसे अंडरलाइन करने के बाद नई लाइन से लिखेंगे मोबाइल कंपनी का नाम, हम वहां पे लिखेंगे सैमसंग। मॉडल, मॉडल में लिखेंगे J7 प्राइम। उसके बाद फिर हम लिखेंगे रंग गोल्डन कलर। फिर हम लिखेंगे EMI नंबर, जो हमारे मोबाइल का EMI नंबर है वो लिखेंगे। अगर 2 EMI नंबर हैं, 2 स्लॉट है तो हम दूसरा EMI नंबर उसके नीचे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे संबंधित सिम, यदि एक सिम है तो एक सिम लिखेंगे, उसका नंबर लिख देंगे पूरा, मेरा मोबाइल नंबर जो भी मोबाइल नंबर है। और उसके बराबर में कोष्ठ में हम कोष्ठ बनाएंगे, कोष्ठ के अंदर लिखेंगे जिस कंपनी का वो है, एयरटेल का है, आइडिया का है, या जिस भी कंपनी का है। दूसरा मोबाइल लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे और कोष्ठ में उसकी कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे अभिवादन अनुच्छेद, यानी
इसके अंदर हम अपनी पूरी समस्या लिख चुके हैं। अब हम अभिवादन अनुच्छेद में क्या लिखेंगे? अभिवादन अनुच्छेद में हम ये लिखेंगे कि अब हम आपसे क्या चाहते हैं। हमने ये तो लिख दिया कि हमारा ये मोबाइल है जिसका ये डिटेल है, ये खो गया है। कहाँ खोया है? बाजार में फला फला जगह खोया है। अब हम इसका आपसे चाहते क्या है वो हमारा अभिवादन अनुच्छेद में आएगा। अभिवादन अनुच्छेद में हम क्या लिखेंगे? अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त मोबाइल यथासंभव तलाश कराकर प्रार्थी को वापस कराने की कृपा करें। उसके बाद फिर वही स्वनिर्देश, सीधे हाथ पर हम अपना वहां लिख देंगे जो भी हमारा अभिनिवेदन या स्वनिर्देश है, प्रार्थी, निवेदक, जो भी हमारा नाम है वो, और हम वहां पे सिग्नेचर, पूरा अपना एड्रेस। विशेष रूप से आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जो हमारे अनौपचारिक पत्र लिखे जाएंगे उसमें केवल हमारे सिग्नेचर होते हैं, केवल दस्तक होते हैं, केवल हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उसमें स्वनिर्देश में हमारे सिग्नेचर के बाद, हमारे हस्ताक्षर के बाद हमारा पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, पूरी हमारी जानकारी लिखी जाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं आपको बता दूं दोबारा से कि जो हमारा औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र में हमें विशेष रूप से क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र के अंदर सबसे पहली बात, नम्र और विनम्र और विनम्रतम, यानी मैंने 3 चीज बोली हैं, नम्र, विनम्र और विनम्रतम हमारी शैली होनी चाहिए। हम जिस व्यक्ति से पत्र लिख रहे हैं हम उसको निर्देश नहीं दे रहे हैं, हम उस व्यक्ति से निवेदन कर रहे हैं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का मोबाइल तलाश कराने की कृपा करें। तो इसके अंदर हमारी शैली भी इतनी ही नम्र होनी चाहिए। हम किसी को धमकाने का या मतलब क्रोध का या भावनात्मक रूप से उस पर बरस जाने का कोई शब्द इस्तेमाल न करें। इससे क्या है, पत्र पढ़ने वाले को एक नजर से ही पता लग जाता है कि कहने वाले का भाव कैसा है। हमारी शैली हमारे विषय के अनुरूप हो, क्रमबद्ध हो और विनम्र हो। दूसरी बात, हमारा जो पत्र है वो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, उसके अंदर विशेष रूप से संक्षिप्तता का समावेश हो। अगर यदि कोई चीजें ऐसी हैं बताई जानी आवश्यक हैं तो उसमें भी यथासंभव संक्षिप्तता का ही प्रारूप रखें। अगर हम 4 पेज का 6 पेज का एक पत्र बनाते हैं तो फिर वो, देखिए, हमें अपने पत्र में व्यथा बतानी है, कथा नहीं बतानी है। तो विशेष रूप से आप इस चीज का ध्यान रखें कि पत्र लेखन में कथा ना लिखें, व्यथा लिखें। जिस चीज से आप पीड़ित हैं, आपकी जो परेशानी है वो लिखें। उसके अंदर पढ़ने वाले को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने तो पता नहीं कहाँ की स्टोरी लिख दी है। अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर व्यक्ति का पूरा पत्र पढ़ें। इसलिए इस पत्र के अंदर जो विषय लिखा जाए, मैंने आपको बताया विषय इसके अंदर उसकी आत्मा कहलाती है। देखिए क्या होता है, जब हम कोई पत्र लिखते हैं विशेष रूप से औपचारिक, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज को लेकर के क्या लिखना है, हमारी समस्या क्या है। दूसरा, किसे लिखना है। तीसरा, हमारा जो विषय है, मान लीजिए हमारी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, एक ही पत्र में हम उन्हें बताना है, तो हमारा विषय उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता हो, गौण रूप से वो उन सभी का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसा विषय लिखना पड़ता है। और संभव ये करें कि हमारा विषय 2 लाइन से ज्यादा बिल्कुल ना हो। यदि हमारा विषय लंबा होगा तो फिर प्रार्थना पत्र कितना लंबा होगा, यानी प्रार्थना पत्र की कॉपी नहीं करनी है उसमें, उसमें केवल समस्या का संक्षिप्त विवरण देना है। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो अब क्या, कैसे लिखते हैं हम औपचारिक पत्र। वही हमारा बायां हाथ, सबसे ऊपर अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस, उसके बाद तिथि, उसके बाद जिसे भेजा जाना है उनका,
संबोधक, जैसे कोई महिला है तो महिला के अनुरूप, पुरुष है तो पुरुष के अनुरूप। उसके बाद पत्र के प्राप्तकर्ता जो हैं उनका नाम। उसके बाद ये देखिए जो हमने अभी संबोधक लिखा, संबोधक के बाद पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ बना के हम नाम लिखेंगे। यहाँ पे 3 या 4 पंक्तियों में हमारा पूरा उनका नाम, पद और पता ये आना है। 10-12 पंक्ति नहीं बनती है, 3 या 4 पंक्ति में पूरा हो जाता है। ये सभी एक लाइन में सीधे आएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे होगी, बिल्कुल सीधे लिखेंगे, जिससे आपका पत्र पढ़ने में, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देगा। उसके बाद जहां से आपने संबोधक लिखा था, बिल्कुल उसके नीचे स्टार्टिंग से हाशिए से मिला के लिखेंगे आप विषय। विषय को अंडरलाइन करेंगे, साथ में एक डैश लगाएंगे और वहां पे लिखते चले जाएंगे जो भी आपका विषय है। यदि एक लाइन में पूरा नहीं होता है तो जहां आपने विषय लिखा है, जैसे ही आपका विषय खत्म हुआ, उसके ठीक यहाँ पे आपने इस लाइन में आगे इसको लिख दिया, इसके ठीक नीचे से आप आगे लिखना शुरू करेंगे ताकि आपका ये विषय अलग का अलग दिखाई देना शुरू करे, इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे। विषय को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड भी लिख सकते हैं, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो एक प्रभावी रूप से दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, वो औपचारिक संबोधन लिखेंगे, महोदय। फिर उसके बाद में ये आपका बाईं ओर आ गया महोदय। अब यहां से फिर नया पैरा बनाएंगे, यहाँ पे आप कॉमा, अब हर ये देखिए क्या है कि हर जगह पे आपको कॉमा का यानी व्याकरण का विशेष ध्यान रखना है। जहां पे आपका पता पूरा खत्म हो जाता है वहां पूर्ण विराम, और जो आपका रह जाता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, नाम लिखा, मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को लिखा, तो सेवा में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, कॉमा, फिर मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, कॉमा। तो इन सब चीजों के बाद कॉमा लगेगा, और जब आपका पता पूरा हो जाता है तो वहां पे पूर्ण विराम लगेगा। फिर आप लिखते हैं महोदय, बाईं ओर महोदय लिखने के बाद यहाँ लगाएंगे आप कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर आप लिखेंगे, यहाँ से आपकी इसकी विषय वस्तु शुरू होती है कि मुझे इसी तरह से ये चीजें की वो है। और जहां पे भी आपका वाक्य पूरा होता है, वाक्य पूरा होने के बाद आप वहां पे पूर्ण विराम लगाएंगे। जहां पे आपका वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है वहां पे आप अर्धविराम लगाएंगे। अर्धविराम यानी ऊपर बिंदी, नीचे कॉमा। जहां पे आपको 2-3 चीजों को छोड़ना है, उन्हें आपस में जोड़ना है। जैसे मैं बात करूं तो जैसे मेरा एक मोबाइल, कॉमा, एक टेप रिकॉर्ड, कॉमा, एक घड़ी, कॉमा, ये सब चीजें आपस में एक दूसरे से जोड़नी है, तो इसके साथ साथ कॉमा लगता चला जाएगा। ये कहलाता है हमारा एक दूसरे से जोड़ने के लिए कॉमा। उसके बाद में ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम विराम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बोलते थे घड़ी, मोबाइल, टीवी, इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ विराम है, वहां हमारा अर्धविराम लगता है, ऊपर बिंदी, नीचे कॉमा। और जहां हमारा पूरा वाक्य खत्म हो जाता है वहां पे हम लगाते हैं पूर्ण विराम। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपका जो पत्र है वो पूरी तरह स्पष्ट और प्रभावी बन सके। इसके बाद में आता है हमारे पत्र कितने प्रकार के हुए। हमारे पत्र हुए औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के, लेकिन हमारे जो औपचारिक पत्र हैं इसमें भी कई प्रकार के पत्र होते हैं। संपादकीय पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, इस तरह करके बहुत सारी प्रकार होते हैं। जिस तरह से हम लिखते हैं उनका सबका लिखने का प्रारूप एक ही है, सिर्फ बदलेगी तो केवल विषय वस्तु बदलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लिखते समय हमारी जो शैली है, जिस शैली बोलते हैं, जिस शब्द को हम बनाते हैं, यानी जैसे मैं बात करता हूं, ये देखिए, ये जो हमारे ये शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द हैं शैली, ये देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। तो ये सब लिखने का ढंग है। ये शैली इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे शब्द एक संबंधित विस्तृत आकार लिए हुए हों, अपने रूप में बिल्कुल स्पष्ट हों। इस तरह का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यदि हम इन सब चीजों का ध्यान रखें तो मित्रों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कोई भी बात किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को
किसी भी दूसरे व्यक्ति को जिसे हम संप्रेषित करना चाहते हैं, हम अपनी भावनाएं पूरी तरह से दे सकते हैं। आप लोगों ने आज के सेशन में जो पत्र लेखन से संबंधित जो दिशा निर्देश मेरे से आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, उनमें से कुछ चीजें आप लोगों ने नोट भी की होंगी। तो अगर आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी एक अच्छे पत्र लेखन में एक माहिर बन सकते हैं। आपके अंदर जो भावनाएं आती हैं कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा लेख खराब है। मानता हूँ बहुत से लोगों का लेख खराब हो जाता है। उसके पीछे सिर्फ अगर मैं बात करता हूँ तो एक कारण यही होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो तब हम लोगों पे उतना मेहनत नहीं हो पाती, या हम नहीं कर पाते, या फिर लाड़ प्यार में हमारे घर वाले नहीं कर पाते कि वो हमें रोके टोके। मैं आज भी, आप लोग देख सकते हैं, मैं आज भी इस निब के पेन का प्रयोग करता हूँ। अगर हम लोग अपना लेखन साफ स्पष्ट करना चाहें तो सबसे जरूरी है कि हम लोगों को पहले ये देखना होगा कि हमारे औजार अच्छे हों। रसोई के अंदर खाना बनाने वाली माताएं जो चीज कढ़ाई में बननी है वो कढ़ाई में बनाएंगी, जो चीज भिगोने में बननी है वो भिगोने में बनाएंगी। आटा गूंदने के लिए ऐसा नहीं है कि गिलास में आटा गूंदते हैं, अगर उन्हें परात चाहिए तो परात में आटा गूंदते। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक स्थान है। यदि हम शब्द बना रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, पहले हम लोगों ने कलम से लिखा है। कलम से लिखते समय क्या होता था कि हमारी कलम को पहले सीधा बना के और तिरछा काटा जाता था, उससे शब्दों के अंदर एक आकार आता था। अपने अब जो लोग शादीशुदा है, छोटे बच्चे हैं, या घर में छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम इस तरह के दिशा निर्देश कर सकते हैं, ताकि जो हम आज ये कह देते हैं यार हमारा हैंडराइटिंग ही साफ नहीं हो रहा, भाई हम कहाँ जाएं, हम अपना हैंडराइटिंग कैसे साफ करें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि शब्दों का सही रूप से बनाया जाना, किस शब्द को कैसे बनाना है हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, किसी एक शब्द पे जिस पे हमारे को लगता है कि हमारा सही नहीं बन रहा, जैसे है, अगर है को हम बना रहे हैं और वो हमारा सही नहीं बन रहा, तो उसमें सिर्फ दो चीजों का विशेष ध्यान रखें। हमारे जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों में सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे आने वाली लाइन पूरी तरह सीधी हो, दाएं से बाएं जाने वाली लाइन पूरी तरह सीधी हो, और हाफ राउंड यानी जो हमारे कर्व हैं, जो हमारे राउंड है, ये हमारे पूरे साफ और स्पष्ट आने चाहिए। आपका कोई भी शब्द कभी गलत नहीं हो सकता। थोड़ा हाथ रोक कर लिखिए, 5 दिन प्रैक्टिस करिए, 1 पेज रोज लिखिए। जिस किसी को ये शिकायत है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं आप लोग जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहां तक सवाल आता है बॉल पेन का, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बॉल पेन से लिखना होता है। बॉल पेन से लिखते हुए भी आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे शब्दों का आकार और प्रकार वो बिल्कुल अनुरूप हो। तीसरी बात, जो भी आप पत्र लेखन करें उसमें आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि हमारा विषय वस्तु एक दूसरे से भटकना नहीं चाहिए। हमारा विषय वस्तु बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी आपके पत्र लेखन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आएगी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विराम करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर मैं यही बताना चाहूंगा कि जो भी आपने सर ये 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक सर जो आपका सेशन चला, काफी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव रहा सर। और आज जो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग जो सीखा इस सेशन के माध्यम से, वो जरूर हम सभी के लिए, हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए एक वैल्यूएबल रहा, और हम लोगों ने काफी चीजें यहाँ से लर्निंग किया। सर ये सेशन क्लोज करने से पहले कुछ प्रश्न हम लेना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों से, और हम अपने विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के सेशन को लेकर के अगर आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। बताएं बताएं। जी जी, तो मैं सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर किसी का अगर आ रहा है इस सेशन तो आप जरूर पूछें।
सर उसका उत्तर जरूर देंगे। और यदि कोई विद्यार्थी कोई सवाल पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकता है, कोई चीज समझ ना आई हो तो और बिल्कुल सर पूछ सकता है। जी, और सर जैसा कि हम लोग चैट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं सर, काफी थैंक्स कि आपके मैसेज आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा, इम्प्रेसिव रहा, और सभी लोगों ने सर काफी अच्छी चीजें, वैल्यूएबल चीजें यहाँ से लर्निंग किया है। और सर एक हमारे विद्यार्थी हैं, उनका प्रश्न आ रहा है बताएं कि बताएं। सर ये जो हम पत्र लिखते हैं, पेपर किस जी, तरह के पेपर का हम सिलेक्शन करें? एक प्लेन पेपर रखें या फिर जो नॉर्मल जो हमारी नोटबुक की पेपर रहती है उसमें भी हम लिख सकते हैं? तो इससे सर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो। देखिए जहां तक हमारे लिए जाने वाले कागज का सवाल है, आप जी लोग जहां तक संभव हो सके बिना लाइन का कागज लें, क्योंकि बिना लाइन के कागज में दिक्कतें क्या आती हैं कि हमारी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं होती हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं कि अपने घर पे एक प्लेन पेपर लेके पेंसिल से उस पे लाइन डाल सकते हैं, मगर लाइनें इतनी हल्की होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और कम दर्शनीय होनी चाहिए। यानी वो बहुत ज्यादा गाढ़ी ना हो। उस पर आप लिखिए और बाद में रबड़ लगा करके आप उसमें से लाइनों को हटा दीजिए, तो आपका पत्र इतना स्पष्ट और प्रभावी होगा कि जिसे देखने से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, जो लाइनें आ जाती हैं उन लाइनों के माध्यम से ऐसा नहीं है कि पत्र नहीं लिखा जाता, लेकिन क्या होता है कि जितना आप देखते हैं कि प्रचलन में जो चीजें हैं, सफेद पेपर पे ही लिखा हुआ पत्र जो है वो ज्यादा आकर्षक और भावनात्मक लगता है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर एक दूसरा प्रश्न ये है, मैं अपने बिहाफ पे इसको पूछना चाहता हूँ कि सर बताएं। जैसे पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट लेवल के सामने वाले अधिकारी को हमें लिखना पड़ता है। अब उसमें कई पत्र बिल्कुल। ऐसे होते हैं कि जिसको कि हम रिक्वेस्टिंग मोड में लिखते हैं। कुछ पत्र को क्या सॉरी। होता है कि हम बस केवल सूचना से जो है अवगत कराते हैं। तो जो सर जो हमारे रिक्वेस्टिंग वाले जो पत्र होते हैं, जो किसी चीज का जो हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी सामने वाले से, उसमें जी, किस तरह की भाषा को जो है मतलब देखा जाए और किस तरह का भाषा वहां पे मेंशन किया जाए कि वो ज्यादा जो है इम्प्रेसिव वो लेटर हो? देखिए तो इसको सर थोड़ा सा गाइड करें। जहां तक निवेदन किए जाने वाले पत्रों का सवाल है, ये औपचारिक पत्रों में आते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले बताई है कि जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक होता है दिखावे के। औपचारिकता का मतलब होता है कि जहां हमें कोई दिखावा, यानी कुल मिलाकर ये कहिए कि हम उसके अंदर अपनी भावनाओं को अपने रूप में नहीं रख सकते। हम उनको वो चीज जो चीज भी कहेंगे विनम्रता में कहनी होगी, शिष्टाचार में कहनी होगी, और हमारी शैली जो है वो हमारे विषय वस्तु के बिल्कुल अनुरूप होते हुए पूरे विषय को हम शिष्टाचार के माध्यम से ही प्रेषित करेंगे। तो आप किसी तरह का भी कोई शिकायती पत्र हो, उसके अंदर दो चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक तो हमारी विषय वस्तु जी छोटी हो, संक्षिप्त हो, और दूसरा विनम्र हो। किसी जी भी अधिकारी को आप पत्र लिखिए, जी किसी भी तरह का आप निवेदन करिए, शिकायत करिए, कुछ भी करिए, औपचारिक पत्र जो भी हो उनमें विशेष रूप से शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखें। जितने शिष्ट पत्रों में, जितने शिष्ट शब्दों में, ऐसे पत्रों को लिखने के लिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा शिष्ट शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, उतना ही आपका जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अमन से रिक्वेस्ट कर सर, ये अमन सर पटना से जुड़े हुए हम लोगों के साथ। तो अगर अमन सर भी अगर कुछ कहना चाहें इस सेशन के बारे में, या अगर उनका कोई फीडबैक है या कोई प्रश्न है तो जरूर 2 लाइन बोलें सर। अमन सर प्लीज। एक्सपर्ट। अमन सर मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज। लग रहा है शायद आवाज नहीं जा पा रही मेरी अमन सर तक। तो अगर और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछें, क्योंकि सर ने जो यहाँ पे 1 घंटे का जो टाइमिंग दिया है, सर ज्वाइन है हम लोगों के साथ। अमन सर बात करेंगे, तो प्लीज अमन सर। या और भी अगर किसी विद्यार्थी के अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं तो प्लीज आप पूछें, क्योंकि सर ने आज जो समय निकाला है 1 घंटा हम सभी के लिए,
ये काफ़ी एक वैल्यूएबल टाइम है और ये हम सभी के पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम लोगों ने लास्ट 1 घंटे से सर के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा है, वो ज़रूर हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सर एक प्रश्न आ रहा है, मैं उसको एक बार पढ़ता हूँ। एक किसी विद्यार्थी का प्रश्न है। ये इनका प्रश्न है कि सर किसी विभाग में लेटर लिखना है तो भाषा कैसी यूज करें? तो एक बार सर इस पे भी आप बता दीजिए थोड़ा सा। आतिशी वैद्य का सवाल है ये। हेलो हेलो सर, प्रमोद सर सुन पा रहे हैं? प्रमोद सर, हमें लग रहा है कि कुछ नेटवर्क चैलेंज के चलते शायद सर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। बट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव रहा और हम सभी ने इस सेशन के माध्यम से जो इम्पोर्टेंस लेटर राइटिंग है, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसके लिए प्रमोद सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज उन्होंने 1 घंटे का जो समय दिया हम सभी के लिए, ये काफी एक इम्पोर्टेंट रहेगा हम सभी के लिए, महत्वपूर्ण रहेगा। और फ्यूचर में भी हमको कभी समय मिलेगा इस तरह के सेशन के माध्यम से हम लोग जरूर पुनः एक बार सर से जुड़ेंगे और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग जरूर उनसे कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों आज के एक्सपर्ट टॉक सेशन को लेकर के जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी आपका फीडबैक होगा, जो APLL की जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है support@apll.info, उस ईमेल आईडी पे आप अपना फीडबैक या अपना प्रश्न लिख करके जरूर शेयर करें। आपको वहां से आपका उत्तर मिल जाएगा। और अब हम लोग सेशन को जो है वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सेशन जो है या इसके पहले के जितने भी सेशन हुए हैं, सारे एक्सपर्ट टॉक के सेशन हमारे फेसबुक पेज पे। जी सर, तो मैं बताना चाह रहा था दोस्तों कि जितने भी एक्सपर्ट टॉक के सेशन हुए हैं सब फेसबुक पेज पे अपलोडेड कर दिए गए हैं। आप पुनः हमारे फेसबुक पेज पे विजिट करके सारे एक्सपर्ट टॉक सेशन को, इस सेशन को भी आप दोबारा देख सकते हैं और वहां से आप एक इंपॉर्टेंट लर्निंग कर सकते हैं। और अमन सर आप प्लीज आगे कंटिन्यू करिए इस सेशन के बारे में बोलेंगे। थैंक यू सतेंद्र, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रमोद वर्मा सर का, जो अपने इतना बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे बीच और हमारे स्टूडेंट के टाइम निकाला और आज के डेट में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे उन्होंने गाइड किया हमारे बच्चों को और हम सब ने उस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा। क्योंकि मैं देखता हूँ जनरली लोग बड़े से बड़े डिग्री ले लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी एप्लीकेशंस की जब बात होती है, दरखास्त लिखने की जब बात होती है, तो लोग यहाँ पे बहुत वंडर मिस्टेक कर जाते हैं। तो दोस्त ये कैसे लिखा जाता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे ही आप कहीं पे लेटर एप्लीकेशंस डालते हैं, दरखास्त डालते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी जब रिक्वायरमेंट होती है तो उससे आपका व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया गया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत बारीकी से एक एक चीजों को रखा सर ने कि कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। जो लेफ्ट साइड में हम जो मार्जिन छोड़ते हैं वो किस लिए छोड़ते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मार्जिन का ही नहीं पता होता है कि मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजों को कैसे हम प्रैक्टिस करके इन चीज को डेवलप कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से सर ने समझाया। तो मैं सर को पूरे इंटायर APLL टीम के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने स्टूडेंट के तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे जो APLL से जुड़े हुए हैं और हर वीक जो वीक में 2 सेशन हमारा कराया जाता है, उस हर वीक का बेनिफिट उठा रहे हैं। डेफिनेटली इस सेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से वो इसका लाभ उठाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करें, लिखने का प्रैक्टिस करें, 1 या 2 पेज एवरी डे ट्राई करें, सीखने की कोशिश करें और लाभ उठाते ही रहे, जैसे सतेंद्र सर गाइड कर रहे थे।
कि आप हमसे हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, हमारा जो पेज है उसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ अलग अलग डिफरेंट फील्ड के लोगों को हम आपके बीच लाते ही हैं एवरी वेडनेसडे और सैटरडे, हर बुधवार और शनिवार के दिन लाते हैं, ताकि हम एक नए फील्ड के ऊपर एक नए रिसर्च आपके बीच ला सके, एक नया चीज आपको दे सके और आपको सिखा सके। तो बस स्टे कनेक्टेड विथ अस फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहें हमारे फेसबुक के माध्यम से। हर चैनल, जो भी ये सारे चैनल डेवलप आपके लिए किया गया है, आपके ग्रोथ के लिए किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ओवर टू यू सतेंद्र एंड सर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर। तो अब हम लोग सेशन सर वाइंड अप करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। और जैसा अमन सर ने गाइड किया कि आप हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ते रहिए और वहां से सारे एक्सपर्ट टॉक सेशन को आप दोबारा जो है देख करके आप कुछ ना कुछ वहां से लर्निंग करते रहेंगे। तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सपर्ट टॉक सेशन में मिलेंगे दोस्त। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, बी सेफ, बी एंजॉय। थैंक यू।